हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिए स्टडी एट होम विद आरसीसी के चैनल के माध्यम से क्लास 11th की यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। एक एक वीडियो का आप इसको देखते रहिए, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसका देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट टॉपिक पे छोटे छोटे कुछ बिंदु हैं, उनको आज डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैटर, व्हाट इज मैटर। वैसे तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, आप उस टॉपिक से जुड़ जाएं, उस चैप्टर से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मैटर, तो द सबस्टेंसेस which have mass and occupied the space are called the matter as dust, water, etc. मतलब जो सबस्टेंस जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है मास, और जो स्थान घेरता है उससे बोलते हैं मैटर। जब कोई भी चीज ले लीजिए, घर में बहुत सारी चीज आपके यहाँ पड़ी होंगी, बहुत सारी चीज रखी होंगी, डस्टर है, टेबल है, चेयर है, पेन है, मार्कर है, बुक है, मिल्क है, वाटर है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। ये सब के सब मैटर हो गए। इसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? देयर आर, देखिए मेनली तो 3 स्टेट्स ही हम लोग पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेनली 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके अलावा 2 स्टेट का और पता लगा है, एक प्लाज्मा है, एक पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कुल मिलाकर के 5 स्टेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ दिस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉमनली फाउंड while remaining 2 are found only under specific conditions। जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कॉमनली मिलती है आपको। बाकी 2 जो बची वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंतर्गत होती है। ठीक है ना। तो हम ओनली 3 स्टेट का ही की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाँ, एक चीज आपको बता दें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें जो सॉलिड स्टेट है, हम क्लास 12th में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम ही है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है। अब बची लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट को आप सॉल्यूशन के अंतर्गत, लिक्विड के अंतर्गत उसको पढ़ेंगे। और अब बची गैस। तो ये जो चैप्टर है इसमें मेनली आप थोड़ा सा लिक्विड के बारे में भी बात करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन मेनली ये जो चैप्टर बना हुआ है ये गैस के लिए है। अब देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट को आपस में कन्वर्जन कैसे करोगे? सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, या सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को वेपर में। तो देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में गलनांक बोलते हैं, गलनांक यानी कोई चीज गले यानी मेल्ट हो, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड गलना यानी पिघलना चालू होता है, मेल्ट होना चालू होता है। ठीक है ना। और ओवरऑल पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच मैटर कन्वर्ट्स इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड state to called liquid state. It decreases in the presence of impurity। एक बात और ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, अगर लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर मान लीजिए कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दी गई है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आइस है, वो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है सबको मालूम है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस।
और अगर मान लीजिए इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दे, सपोज NaCl, नमक मिला दिया जाए, NaCl मिला दिया जाए, तो फिर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद आता है देखिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। दिस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एक आपको एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने ये कोई कंटेनर लिया है, ठीक है ना, इसमें आपने सपोज वाटर भर लिया, ठीक है ना, इसमें आपने वाटर भर रखा है, ध्यान रखिए क्या भर लिया इसमें, इसमें भर लिया वाटर आपने। और नीचे से आपने क्या किया, नीचे से आपने एक बर्नर के द्वारा फ्लेम यानी आग से इसको हम गर्म कर रहे हैं। इसको किसी पर रख लिया जाएगा, ऐसे आप सोचे हवा में कैसे लटका हुआ है, तो इसको हम गर्म कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, ये गर्म हो रहा है आग से। तो क्या होगा, धीमे धीमे करके इसके जो मॉलिक्यूल है वाटर के, ये ऊपर की ओर उठना चालू होंगे। अभी उठ नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा, उठना चालू होंगे क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, जिसका यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा रहा है। हर चीज को ATM जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबाता है और नीचे से वाटर उठना चाहता है ऊपर को वेपर के रूप में। तो आपने क्या किया, नीचे से हीट किया, वाटर जो वाटर या एनी इवन कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो वेपराइज होने की कोशिश करते हैं, वो ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से उनको कौन दबा रहा है, ऊपर से वेपर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबाए हुए है, वो उठने नहीं दे रहा है। तो नीचे से लिक्विड के प्रेशर ने और बढ़ाया, जैसे जैसे आपने हीट किया टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वैसे ही वो बॉयल होना चालू हो जाएगा, उसकी स्टीम बन करके वाटर की स्टीम बन करके उड़ना चालू हो जाएगी। वो कब तक नहीं उड़ पाएगी, तब तक नहीं उड़ पाएगी ऊपर को जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डाउन रहेगा। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ वैसे ही वेपर ऊपर को, स्टीम ऊपर को उठना चालू हो जाएगी। उसी टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक ही आता है फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक चीज बता दें, अगर मान लीजिए इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए, ठीक है ना, वाटर का H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान लीजिए इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए, NaCl मिला दिया जाए, कोई और हो सकती है इम्प्योरिटी, जरूरी नहीं है NaCl ही हो, तो इसका ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट 100 प्लस हो जाता है, 100 प्लस। ध्यान रखें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट या ऐसे कहिए मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखें ये सब डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही आपने इम्प्योरिटी मिलाई तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही डाउन हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसके बाद देखिए आता है फ्रीजिंग पॉइंट। एट दिस टेम्परेचर ए मैटर कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं।
और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी में लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है। जैसे H2O का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और सपोज इसमें कोई NaCl मिला दिया जाए या कोई अदर इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो ये 0 से डाउन होकर के नेगेटिव हो जाता है, यानी और कम हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आता है एवोपरेशन। एट दिस प्रोसेस of conversion of a liquid into vapor at any temperature। ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक सर्टेन निश्चित होता है और स्टीम जो बनती है वाटर की वो निश्चित टेम्परेचर पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बनती है 1 atm द प्रेशर पर। जब 1 atm प्रेशर हो तो उस स्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उसकी स्टीम बनती है, लेकिन वेपर जो है ना हर टेम्परेचर पर बनती है। आपके जो कपड़े साफ होते हैं वो सूखते हैं, जैसे आपने कपड़े धो करके डाल दिए सूखने के लिए, तो कपड़े जो सूखते हैं वो किस फिनोमेना के कारण सूखते हैं, वो स्टीम के कारण नहीं, वो वेपर के कारण सूखते हैं। तालाबों से जो पानी गायब होता है, कुछ भले ही जमीन पी जाती है, कुछ उड़ जाता है ऊपर को, तो तालाबों से जो पानी गायब होता है वो वेपराइजेशन के द्वारा गायब होता है। कपड़े सुखाते समय जो कपड़े से पानी गायब होता है वो वेपराइजेशन के द्वारा गायब होता है। फर्श जब आप साफ करते हैं अपना फ्लोर घर पर, पानी उससे साफ करते हैं, कुछ समय बाद उसका पानी गायब हो जाता है, तो पानी किस फिनोमेना के द्वारा गायब होता है, वो वेपराइजेशन के द्वारा गायब होता है। वेपराइजेशन ठंड में भी होता है और गर्मियों में भी होता है। ठीक है ना। अगर आप सोच के देखें, खुद से सोचिए, अगर तालाबों का पानी स्टीम के द्वारा गायब होता तो उसका पानी कितना गर्म होता, कितना हॉट होता, आप सोच के देखिए। और उतना टेम्परेचर करने के लिए टेम्परेचर भी 100+ होना चाहिए था, क्योंकि वाटर वो इम्प्योर होता है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कभी भी अपने 100 होता नहीं है, 47 48 कई महीनों में पहुंचता है जाकर के, तो वो तो पानी को, वाटर को बॉईल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो वेपराइजेशन के द्वारा वाटर गायब होता है। ठीक है, ओके। और देखिए इसके बाद ड्यू टू एवोपरेशन, एवोपरेशन कह लीजिए, वेपराइजेशन कह लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, वाटर droplets appear on the outer surface of a glass containing ice cold water। अब क्या करें, देखिए जब आप किसी में बर्फ भर लीजिए, किसी कंटेनर में, किसी गिलास में बर्फ भर लीजिए, तो जो बाहर का जो वाटर है वो उसके ऊपर कंडेंस हो जाता है। वेपर में, वेपर वाला जो वाटर है जो हवा में होता है, वेपर होती है, वही वाटर कंडेंस होकर के उसके ऊपरी सरफेस पर चिपक जाता है। ठीक है ना। वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। आप घड़े में, पहले जमाना था जब घड़े में वाटर ठंडा करने के लिए घड़े में पानी भर के रखा जाता था, आजकल तो फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है ना, जो कि बॉडी के लिए नुकसानदायक भी है, हार्मफुल भी है। घड़े में जब पानी भरा जाता था, घड़े में भरा हुआ पानी ठंडा हो जाता था अंदर वाला, ऐसा क्यों? क्योंकि जब घड़े की जो दीवार जब गर्म होती थी, ठीक है ना, जब घड़े की दीवार जब गर्म होती थी तो अंदर वाले पानी को वो वेपराइज करती थी और वेपर होकर के अंदर वाला वाटर वो घड़े की बाहर वाली दीवार पर वेपर होकर के, वेपर के रूप में, जो घड़े की दीवार महीन महीन जो छिद्र होते हैं, पोरस होते हैं, उनसे लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं निकल सकता, उससे केवल वेपर की फॉर्म में निकलता है और वो वेपराइज होकर के बाहर आ जाता था। जैसे अंदर की जो हीट थी वो बाहर आ जाती थी वेपर के रूप में और अंदर का पानी ठंडा रहता था। आप इसी वाटर को किसी मेटल के बर्तन में रखिए तो मेटल की दीवार गर्म होगी, अंदर के पानी को भी गर्म कर देगी, क्योंकि उसके पोरस उसमें होते नहीं है, जिससे वेपर उसकी बाहर आ नहीं सकती। आप देखिए अपनी बॉडी को देखिएगा, बॉडी में जो स्किन है, स्किन में पोरस होते हैं और अंदर जो वाटर है हमारी बॉडी में वो वेपर के रूप में, पसीने के रूप में आपने देखा होगा ऊपर आ जाता है। कभी भी वाटर लिक्विड की फॉर्म में बाहर नहीं आता। अगर लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता तो सारा पानी बाहर आ जाता। तो जब हम वर्क करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, तब जब पसीना आता है तो वेपर की फॉर्म में वाटर बाहर आता है। ठीक है ना। ऐसे ही डेजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे, गर्मी के दिनों में जो डेजर्ट है, ठीक है ना, वो
ठंडे हो जाते हैं। कूलर कूल वेटर ऑन ए हॉट डे, हॉट ड्राई डे, गर्म दिन की अपेक्षा जो उसमें बाद में अंगन है, एक सेकंड, जो डेजर्ट है, रेगिस्तान, वो जो ना ड्राई बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, मतलब ड्राई दिन में, ड्राई दिन की तुलना में वो शाम को या रात को वो कितना ठंडे हो जाते हैं, उसमें भी वो यही एवोपरेशन का रिलेशन है। ओके, क्लियर? इस वीडियो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे अगला वीडियो आपको देंगे। थैंक्स फॉर यू।